लेक मीड, जो अमेरिका का सबसे बड़ा मैन मेड रिजर्वॉयर है, वो सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार नहीं है, बल्कि ये लास वेगास और उसके आसपास के इलाकों की लाइफलाइन है। नेवादा और अरिजोना की सीमा पर स्थित ये झील हूवर डैम के द्वारा कोलोराडो रिवर को रोककर बनाई गई थी, लेकिन आज ये झील एक क्लाइमेट क्राइसिस का सिंबल बन चुकी है। जैसे ऐसे मेगा ड्रॉट यानी महासूखा ने पिछले 20 सालों में इस रीजन को अपनी चपेट में लिया है, वैसे ही लेक मीड का पानी एक अलार्मिंग रेट पर नीचे जा रहा है। और जब पानी नीचे जाता है तो वो चीजें ऊपर आती है जो शायद हमेशा के लिए छुपी रहनी चाहिए थी। इसीलिए पहले हमें इस एनवायरमेंटल डिजास्टर को समझना होगा जिसने इस क्राइम सीन को जन्म दिया। अगर आप आज लेक मीड की फोटोज देखेंगे तो आपको पहाड़ों के चारों तरफ एक सफेद रंग की लकीर दिखाई देगी। इसे बाथटब रिंग कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे मिनरल्स के जमने से बनती है। ये रिंग दिखाती है कि पानी का लेवल पहले कहां था और अब कहां है। जुलाई 1983 में लेक मीड अपनी फुल कैपेसिटी पे था, मतलब सी लेवल से 1225 फीट ऊपर। उस वक्त पानी हूवर डैम के स्पिलवेज से बह रहा था। वहीं मई और जुलाई 2022 के बीच पानी का लेवल गिरकर 1040 फीट तक पहुंच गया है, मतलब पानी का लेवल 170 फीट नीचे गया है और ये लगभग 17 मंजिला बिल्डिंग जितनी गहराई है। जब इतना पानी हटता है तो शोर लाइन यानी कि किनारा बदल जाता है। जो जमीन पहले 100 फीट पानी के नीचे थी और जहां बोट्स चलती थी, वो अब सूखी रेत और कीचड़ बन चुकी है। यही वो जगह है जहां माफिया ने अपने राज छिपाए थे, ये सोचकर कि वो कभी नहीं मिलेंगे। तो आप एक सीन इमेजिन करिए। ये संडे की दोपहर है, डेट है मई 1, 2022। हेमिनवे हार्बर, जो बोटर्स के लिए एक पॉपुलर लॉन्च पॉइंट है, वहां लोग वीकेंड मना रहे हैं। पानी का लेवल रिकॉर्ड लो पर है, इसलिए बोट रैंप के आसपास कीचड़ दिख रहा है जो पहले कभी नहीं दिखता था। शॉना हॉलिस्टर और उनके हस्बैंड अपनी बोट डॉक कर रहे थे और अचानक उन्होंने एक महिला की चीख सुनी। वहां जाने पर इन्हें कीचड़ में एक रस्टेड मेटल बैरल दिखता है, मतलब लोहे का ड्रम होता है ना, वैसा कुछ। ये 55 गैलन का ड्रम था जो कि बहुत ज्यादा करोडेड था, जंग लगा हुआ था। बैरल के करोडेड हिस्सों से अंदर की चीजें दिख रही थी। पहले लोगों को लगा कि ये कोई पुराना कूड़ा है, लेकिन ध्यान से देखने पे उन्हें इंसानी हड्डियां और कपड़े दिखाई दिए। लोगों ने तुरंत नेशनल पार्क सर्विस रेंजर्स को कॉल किया। जब पुलिस आई तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, ये ह्यूमन रिमेन्स ही हैं। लास वेगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट यानी LVMPD के होमिसाइड लेफ्टिनेंट रे स्पेंसर ने इन्वेस्टिगेशन लीड की। बॉडी पूरी तरह स्केलेटन बन चुकी थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसके साथ मिली चीजों से एक टाइमलाइन बनाई। ये डिटेल्स बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये सीधा माफिया कनेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। पुलिस का कहना है कि किलर्स ने बोट यूज करके बैरल को लेक के बीच में डंप किया होगा और उन्हें लगा था कि इतनी गहराई में बैरल कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्लाइमेट चेंज का अंदाजा नहीं लगाया था। 40-50 साल बाद पानी हट गया और बैरल वहीं का वहीं मिला। 2025 आते आते भी इस विक्टिम की पहचान ऑफिशियल तौर पे कंफर्म नहीं हुई है। क्लार्क काउंटी कोरोनर ने ऑथरन लैब्स के साथ मिलकर एडवांस DNA टेस्टिंग की है। एक DNA प्रोफाइल जनरेट किया गया है और उसे कोडिस यानी FBI डेटाबेस में डाला गया, लेकिन अभी तक कोई मैच नहीं मिला है। पुलिस ने विक्टिम के शूज और कपड़ों की फोटोज रिलीज की हैं ताकि अगर कोई पुराना फैमिली मेंबर उन्हें पहचान सके। कई लोगों ने अपने गायब रिश्तेदारों के सैंपल्स दिए हैं, लेकिन अभी तक हेमिनवे हार्बर डो एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर हर कोई ये क्यों मान रहा है कि ये काम माफिया का ही है। इसके लिए हमें लास वेगास की 1970s और 1980s की हिस्ट्री में जाना होगा। ये वो दौर था जब लास वेगास कॉर्पोरेशंस का नहीं बल्कि मॉबस्टर्स का था। उस समय लास वेगास के कसिनोज जैसे स्टारडस्ट, फ्रेमोंट, हैसिएंडा और मरीना पर शिकागो आउटफिट यानी शिकागो माफिया का कंट्रोल था। ये कसिनोज ऑफिशियली बिजनेसमैन ओन करते थे, जैसे एलन क्लिक की अर्जेंट कॉर्पोरेशन, लेकिन रियल पावर माफिया बॉसेस के हाथ में थी। माफिया का मेन मकसद था स्किमिंग। जब स्लॉट मशीन्स और गेमिंग टेबल से कैश काउंट रूम में आता था तो उसका एक बड़ा हिस्सा चुरा लिया जाता था और ये ऑफिशियल बुक्स में दर्ज होने से पहले ही चुरा लिया जाता था। ये टैक्स फ्री पैसा सूटकेसेस में भरकर मिडवेस्ट के माफिया बॉसेस यानी कांसास सिटी, शिकागो, क्लीवलैंड उनको भेजा जाता था। इस ऑपरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए माफिया ने अपने सबसे खतरनाक किलर्स को वेगस भेजा था। सबसे प्रोमिनेंट नाम था टोनी द एंट स्पिलोत्रो। टोनी वो आदमी था जिसके ऊपर मूवी कसिनो में जो पेस्की का कैरेक्टर निकी सैंटोरो बेस्ड था। टोनी एक रूथलेस एनफोर्सर था। टोनी और उसकी क्रू बॉडीज को डिस्पोज करने में एक्सपर्ट थी। मॉब म्यूजियम के जियोफ शुमाकर बताते हैं कि द मॉब हैड अ प्रॉस्पेरिटी टू पुट पीपल इन बैरल्स। इसे कभी-कभी द कैन कहा जाता था। लेक मीड वेगस से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। रात के अंधेरे में बोट लेकर जाना और बैरल को गहरे पानी में फेंक देना सबसे सेफ तरीका था। एक पॉपुलर अर्बन लेजेंड है कि टर्म 86 ED किसी को खत्म
करने का ओरिजिन यहीं से हुआ। 86 मतलब 8 माइल्स आउट 6 फीट डीप। हालांकि ये लिंग्विस्टिकली डिबेटेबल है, लेकिन वेगस के कॉन्टेक्स्ट में ये फिट बैठता है। इन्वेस्टिगेटर्स और माफिया हिस्टोरियंस ने 3 मेन सस्पेक्ट शॉर्टलिस्ट किए हैं जो उस टाइम पीरियड यानी 1976 से 1980 में गायब हुए थे और जिनका प्रोफाइल इस बॉडी से मैच करता है जो कि मिला था। पहला सस्पेक्ट है जॉर्ज जे वांडरमार्क। जे वांडरमार्क स्टारडस्ट कैसीनो में स्लॉट मशीन सुपरवाइजर था। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो स्किमिंग ऑपरेशन को ओवरसी करे। 1976 में नेवादा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड ने स्टारडस्ट पर रेड मारी और स्किमिंग ऑपरेशन पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वांडरमार्क माफिया को भी धोखा दे रहा था। वो स्किम किए हुए पैसे में से अपना हिस्सा चुरा रहा था और कहते हैं कि उसने अप्रॉक्स $3 मिलियन अपने पास रखे थे। इसके बाद वांडरमार्क तुरंत गायब हो गया। मॉब बॉसेस उससे बात करना चाहते थे, या तो पैसे वापस लेने के लिए या फिर उसे चुप कराने के लिए। रूमर्स थी कि वो मेक्सिको या कोस्टा रिका भाग गया, लेकिन मॉब हिटमैन निक कैलाब्रिसी ने बाद में टेस्टिफाई किया कि वांडरमार्क को फीनिक्स एरिजोना में मारा गया और वहीं डिजर्ट में दफना दिया गया। हालांकि कैलाब्रिस की गवाही फीनिक्स की तरफ इशारा करती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद इंफॉर्मेशन गलत थी या उसे वापस वेगस लाया गया हो। वांडरमार्क का प्रोफाइल यानी कि एज, टाइमिंग, ये सब बैरल बॉडी से मैच करता है। दूसरा सस्पेक्ट है हैरी पापस। मॉब म्यूजियम के वाइस प्रेसिडेंट जियोफ शुमाकर के हिसाब से हैरी पापस सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हैरी पापस भी अर्जेंट कॉर्पोरेशन यानी माफिया फ्रंट से जुड़ा था। वो लेक मीड पर इको बे रिजॉर्ट मैनेज करता था। पापस के पास लेक मीड पर खुद की एक बोट थी। वो लेक को बहुत अच्छे से जानता था। पापस ने अपनी वाइफ को बताया कि वो किसी से लंच पर मिलने जा रहा है जो उसकी बोट खरीदना चाहता है। देन वो कभी वापस नहीं आया। 3 दिन बाद उसकी कार सर्कस होटल के पार्किंग लॉट में मिली, की इग्निशंस में ही थी। पापस का गायब होना स्पिलोत्रो के ऑपरेशन से जुड़ा हो सकता है। आयरनी यह है कि किलर्स ने शायद उसी की बोट यूज करके उसे बैरल में डालकर लेक में फेंक दिया हो। उसकी बोटिंग कनेक्शन उसे सबसे लाइकली विक्टिम बनाती है। नाउ द थर्ड विक्टिम इज रॉबर्ट बॉबी यूजीन शॉ। शॉ 1977 में गायब हुआ था। उसका कनेक्शन भी मॉब एक्टिविटीज से था। करंटली 2024-25 में कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि पुलिस शॉ के फैमिली मेंबर्स को ढूंढ रही है ताकि डीएनए मैच किया जा सके। ये अगेन एक ऑनगोइंग लीड है। अब बैरल बॉडी मिलने के बाद लेक मीड ने और भी बॉडीज उगलना शुरू कर दिया। 2022 में एक के बाद एक कई डिस्कवरीज हुई। ये विक्टिम्स माफिया के नहीं बल्कि एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग के केसेस लगते हैं, लाइक थॉमस अर्न्ट, क्लॉड रसल एंड डोनाल्ड पी स्मिथ। लेक मीड सिर्फ बॉडीज नहीं छुपा रहा था, इसके नीचे पूरा का पूरा इतिहास दबा हुआ था जो अब सूखे की वजह से विजिबल हो रहा है। इमेजिन करिए एक पूरा शहर जो 60 फीट पानी के नीचे था और अब आप वहां पैदल चलकर जा सकते हैं। यह सेंट थॉमस जिसे मॉर्मन सेटलर्स ने एस्टैब्लिश किया था। ये एक फार्मिंग टाउन था जहां कॉटन उगाया जाता था। ये यूटा और कैलिफोर्निया के बीच एक इंपॉर्टेंट स्टॉप था। जब हूवर डैम बनाया गया तो सरकार ने लोगों को वहां से हटने को कहा। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। ह्यू लॉर्ड जो वहां के आखिरी रेसिडेंट थे, उन्होंने अपना घर तब छोड़ा जब पानी उनके दरवाजे तक आ गया था और ये बात 1938 की है। वो बोट में बैठकर अपने डूबे हुए घर से दूर गए। आज सेंट थॉमस एक भूतिया जगह है। वहां की जमीन सूखी और फटी हुई है। आप वहां हैनिंग आइसक्रीम पार्लर और सेंट थॉमस स्कूल की फाउंडेशंस देख सकते हैं। वहां हर जगह सूखी हुई सीपियां यानी कि फ्रेश वाटर क्लैम्स बिखरी पड़ी हैं, जो इस बात की सबूत है कि ये जगह कभी पानी के नीचे थी। एटमॉस्फेयर वहां काफी एरी है, एक डेड साइलेंस जो सिर्फ हवा की आवाज से टूटता है। लेक मीड के बॉटम पर एक वर्ल्ड वॉर 2 एरा का B-29 बॉम्बर प्लेन भी है। ये प्लेन 1948 में क्रैश हुआ था और ये एक टॉप सीक्रेट मिशन पे था जिसका नाम सन ट्रैकर था। इसका मकसद मिसाइल गाइडेंस सिस्टम टेस्ट करना था जो सूरज की पोजीशन से नेविगेट करे। कैप्टन रॉबर्ट मैडिसन प्लेन को बहुत लो एल्टीट्यूड पे उड़ा रहे थे। लेक का पानी इतना शांत और मिरर जैसा था कि डेप्थ परसेप्शन की गलती हुई और प्लेन पानी से टकरा गया। मिराकल ये था कि 5.5 क्रू मेंबर्स बच गए थे और लाइफ राफ्ट्स में निकल गए। अब क्योंकि मिशन क्लासिफाइड था तो उन्हें इंसिडेंट के बारे में चुप रहने को कहा गया। ये प्लेन अभी भी पानी के नीचे है और डाइवेबल है, मतलब परमिट के साथ लोग डाइव करके देख सकते हैं। ठंडे फ्रेश वाटर ने इसे बहुत अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व किया है। कॉकपिट के अंदर के इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल योक्स अब भी विजिबल हैं। ड्रॉट ने एक वर्ल्ड वॉर 2 एरा की हिगिंस बोट जो द डे लैंडिंग्स में यूज होती है उसको भी एक्सपोज किया है। ये बोट लेक पर सर्वे के लिए यूज होती थी और बाद में सिंक हो गई। अब ये आधी रात में दबी हुई है और आधी हवा में दिखाई देती है जैसे कोई स्केलेटन हो। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैक बैगन्स और उनकी टीम ने लेक मीड पर लेक ऑफ डेथ नाम से एक एपिसोड फिल्म किया। उन्होंने क्लेम किया कि रिसीडिंग शोर्स पे उन्हें अजीब एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बिना शरीर की चीखें रिकॉर्ड करने का दावा किया जो शायद उन लोगों की है जो यहाँ डूब के समाप्त हुए होंगे या जिन्हें खत्म करके यहाँ फेंका गया। रात के वक्त सूखे हुए लेक बेड पर चलना अपने आप में डरावना है। कीचड़, सूखी हड्डी और पुराने बोट रेक्स एक हॉन्टिंग लैंडस्केप बनाते हैं। अब यहाँ कई लोग हूवर डैम के घोस्ट्स की भी बात करते हैं क्योंकि इस डैम को बनाते वक्त करीब 96 से 112 वर्कर्स भी समाप्त हुए थे। एक पॉपुलर मिथ है कि कुछ वर्कर्स कंक्रीट पोर करते वक्त उसमें गिर गए थे और वहीं दफन हो गए। हालांकि इंजीनियर्स इसे इनकार करते हैं, लेकिन
लेकिन लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं डैम के टनल्स में भटकती हैं। विजिटर्स अक्सर डैम के कॉरिडोर में ठंडक और अजीब आवाजें सुनने की रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों ने लेक में बड़े अनजान जीवों को देखने की बात कही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने शैलो वाटर में एक बड़ा काला फिन देखा जो किसी शार्क या नून फिश जैसा नहीं था। जब वो पानी में वापस गया तो बिना किसी स्प्लैश के गायब हो गया। स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये बड़ा कैटफिश या स्टुर्गियन हो सकता है, लेकिन मिस्ट्री लवर्स इसे लेक मीड मॉन्स्टर मानते हैं। नीडलेस टू से कि ये क्लेम्स मोस्टली गलत ही होंगे। तो हाँ, लेक मीड की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम चाहे अपने गुनाह कितनी भी गहराई में क्यों न छिपा ले, कुदरत उन्हें कभी ना कभी बाहर ले आती है। माफिया ने सोचा था कि उनका 86 रूल यानी कि 8 मील्स आउट 6 फीट डीप फुल प्रूफ है। उन्होंने सोचा था कि पानी हमेशा उनके राजों की रक्षा करेगा, लेकिन उन्होंने क्लाइमेट चेंज का हिसाब नहीं लगाया। दोस्तों, पानी तो सूख रहा है लेकिन अपने पीछे छोड़ रहा है वो कहानियां जो चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है। माफिया के वो गोल्डन डेज शायद खत्म हो गए, लेकिन उनके विक्टिम्स आज भी लेक मीड की रेत में अपनी पहचान का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या अगले साल पानी हटने पे कोई नया चेहरा सामने आएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।